Hello 12th class. Now we start the next topic, occupational structure on the eve of the independence. eve of the independence में occupational structure कैसा था, यानी कि व्यवसाय का जो स्ट्रक्चर था वो किस प्रकार का था. occupational structure रेफर करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशंस अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. occupational structure रेफर करता है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है इन तीनों सेक्टर में. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में हम देख रहे हैं, ये टेबल दी हुई है कि प्राइमरी सेक्टर में जो इन्वॉल्व थे वो 72.7% वर्किंग पॉपुलेशन थी, सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% थी और टर्शियरी सेक्टर में थी 17.2%. ठीक है, तो इस प्रकार से जो है टेबल 2 की ओर देखते हैं हम. एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल. मैंने अभी आपको टेबल के थ्रू बताया कि 72.7% जो वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे लेस इन एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इंग्लैंड और अमेरिका में ओनली 2% पॉपुलेशन जो है डिपेंड थी एग्रीकल्चर पे. जापान की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी 12% थी और जर्मनी की ओनली 4%. तो ये क्या शो करता है, बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी. फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्री की. तो इंडस्ट्री में हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो अप्रोक्सीमेट 9% थी. मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग इसमें इंक्लूड थी. जबकि यूएसए की बात करते हैं तो 32% पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन 32% यूएसए की सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री और माइनिंग वगैरह इसमें इन्वॉल्व थी. इंग्लैंड की 42% और जापान की 39%. तो कि हाउ बैकवर्डनेस द इकोनॉमी वाज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. तो ये प्रूव करता है कि हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कितनी कम थी जो कि इंडस्ट्री पे डिपेंड थी. अनबैलेंस ग्रोथ. ये टेबल हमें जो है अनबैलेंस ग्रोथ को भी शो करती है, क्योंकि ग्रोथ इज सेट टू बैलेंस्ड व्हेन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप. ग्रोथ का मतलब होता है जब सभी सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्वली समान रूप से डेवलप हो. इन केस ऑफ इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में जो है ग्रोथ रेट बहुत कम थी स्टार्टिंग में. तो कंक्लूजन लास्ट में यही निकलता है कि हमारी इंडिया जो है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, पीछे की तरफ थी. अब बात हम करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, आधारभूत ढांचे की हमारे भारत की. तो वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं. इकोनॉमिक चेंज लाइक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, एनर्जी. एंड द एलिमेंट ऑफ सोशल चेंज की बात करेंगे तो कौन सा होगा, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग फैसिलिटीज़. सर्व्स एज ए फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. क्योंकि एक कंट्री डेवलपमेंट या डेवलप कंट्री तभी कहलाती है जब इसमें ये सब बातें जो है बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो. परंतु दिस स्टेट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं इंडिपेंडेंस टाइम के समय में, तो रेलवे व डेवलप थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अपने लिए जो है रेलवे को एस्टेब्लिश किया था टू ट्रांसपोर्ट फिनिशिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन to interior of the colonial India. It aimed at widening the size of the market for the British product in India. और रेलवे का इन्होंने इंट्रोड्यूस इसीलिए किया था ताकि ब्रिटेन से सामान आसानी से आ सके और इंटरनल भारत में जो है जो ब्रिटेन से सामान आता है वो इंटरनल भारत में आसानी से सभी जगह पहुंच जाए ताकि इनकी मार्केट डेवलप हो पाए. पोर्ट्स को इन्होंने डेवलप किया था टू हैंडल एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट्स ऑफ फिनिशिंग गुड्स, ताकि हैंडल कर पाए सही तरीके से. इसीलिए इन्होंने बंदरगाहों का जो है विकास किया था. पोस्ट एंड टेलीग्राफ भी डेवलप थे ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉट फॉर पीपल्स. रोड्स वर डेवलप थे टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट, ताकि भारत के डिफरेंट पार्ट्स में से सामान जो है पोर्ट तक आराम से पहुंच जाए. तो इसलिए इन्होंने जो है रेलवे का, पोर्ट का और पोस्ट एंड टेलीग्राफ और रोड का जो है डेवलप किया कुछ हद तक फॉर देयर बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए.
some modest infrastructure change in the economy during the British Raj is not denied, but the motive behind this, इन्होंने ये जो है डेवलप किया, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु इनके पीछे जो मेन मोटिव था वो कंट्री की डेवलपमेंट नहीं थी, उनका मेन मोटिव था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी थ्रू कॉलोनियल एक्सप्लोटेशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी रिमेन टू बी बैकवर्ड ही रही। अब रेलवे के इंट्रोड्यूस होने से फ़ायदे भी हुए तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे। तो सबसे पहले हम करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट। रेलवे फैसिलिटेड एक्सपेंशंस ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री शोड ए सिग्निफिकेंट राइज। सेकेंड, रेलवे फैसिलिटीज commercializations of agriculture as good could then be moved to distant place. This implied a modest change in the outlook of the farmer. Railway enabled people to break the barrier of distance and undertake journey to far off place. This promised culture evidently among the countrymen. Faster movement of food grain. रेलवे का इंट्रोड्यूस होने से हमें फ़ायदे भी हुए कि लोग जो पैदल चल के जाते थे वो आसानी से ट्रेन में बैठकर जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाते, अपनी कल्चर को जो है ट्रांसफ़र भी कर रहे थे। ठीक है, फूड की मूवमेंट भी जो है जल्दी हो रही थी और उसकी वजह से हमारे जो किसानों के जो एग्रीकल्चर का पैटर्न था वो भी चेंज हुआ था, उससे भी उन लोगों को फ़ायदा हुआ। बट नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ था कि रेलवे कंट्रीब्यूट टू कॉलोनियल एक्सप्लोटेशंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि प्राइमरी गुड्स कुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फील्ड्स एंड फार्म टू द पोर्ट फॉर पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट। क्योंकि जो हम पहले फिनिशिंग गुड्स जो है एक्सपोर्ट कर रहे थे वो हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई थी, हम रॉ मटेरियल करने लगे थे, तो प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो जल्दी से ब्रिटिश सरकार के लिए पोर्ट तक पहुंच जाते और पोर्ट से फिर उनकी देश में फिनिशिंग गुड्स जो है बहुत जल्दी से इंपोर्ट हो जाते थे भारत में और ईज़िली जो है इंटीरियर ऑफ द कंट्री के अंदर भी पहुंच जाते हैं थ्रू रेलवे। द स्प्रेड ऑफ रेलवे, स्प्रेड ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट फ्रॉम द ब्रिटिश प्रोडक्ट, तो जिसकी वजह से ब्रिटिश प्रोडक्ट की जो मार्केट थी हमारी कंट्री में डेवलप होने लगी और हमारी कंट्री की जो मार्केट है वो डाउन जाने लगी। ये हुआ। तो वाज देयर एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया? अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्या जब ब्रिटिश सरकार हमारे देश में राज कर रही थी तो क्या उसके कोई सकारात्मक प्रभाव भी हमारे देश पे हुए? सर्टेनली नॉट। If the impact of the British rule is studied with reference to motive of the British government in India, the motive was clear. अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोटिव देखें तो उससे बिल्कुल साफ नज़र आता है कि वो हमारी सिर्फ इंडियन इकोनॉमी का शोषण कर रही थी। क्योंकि आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस, हमारा प्राइमरी सेक्टर, हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सब चीज़ वो जो है उन्होंने हमारे देश को गरीबी की तलहटी तक पहुंचा दिया था। हर व्यक्ति जो है गरीब था, हर व्यक्ति की सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी और हमारी इकोनॉमी की भी। परंतु फिर भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। वो क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे कि कॉमर्शियल आउटलुक आ गया था फार्मर्स पास। जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे, जो अपने लिए भोजन अनाज ही पैदा करते थे, वो उनका जो पैटर्न था वो चेंज हो गया था, कॉमर्शलाइजेशन जो है हो गया था। फोर्सफुली जो है इनको कन्वर्ट किया गया था कॉमर्शलाइजेशन में एग्रीकल्चर को। बट इट इज़ आल्सो लेड टू ग्रेजुअल चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर। परंतु फार्मर के आउटलुक में चेंज आया। द फार्मर स्टार्टेड कंसिडरिंग मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस एज इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ देयर प्रोडक्टिव डिसीजन। तो उनमें थोड़ा सा चेंजमेंट होने से जो है आज भी ये देखने को मिल रहा है कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की, क्योंकि रेलवे इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, रोड की कंस्ट्रक्शन हो गई थी, तो इकोनॉमिक और सोशली ग्रोथ हुई, नया मौका मिला उनको रोज़गार का। कंट्रोल ऑफ फेमाइन, अकाल पे भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ मिल चुकी थी, तो हम फूड ग्रेन जो है आसानी से अकाल एरिया जो ड्रॉट एरिया था, जहाँ पर सूखा पड़ गया था, जहाँ अकाल था, जहाँ खाने को भोजन नहीं था, वहाँ हम जल्दी से भोजन पहुँचा सकते थे। तो हमने काफ़ी हद तक अकाल पे कंट्रोल कर लिया। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम जो है ख़त्म हो गया था।
पहले हम गुड्स के बदले में गुड्स जो है एक्सचेंज करते थे, फिर धीरे धीरे मनी जो इंट्रोड्यूस होने से जो है ये फैसिलिटी डिवीज़न ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इस पे भी इफ़ेक्ट पड़ा। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया लेफ्ट ए लेजिस्लेसी ऑफ एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लोगों को उन्होंने प्रशासनिक कार्य की जो है रूपरेखा सिखा दी, किस तरीके से कार्य किया जाता है। तो हमारे पॉलिटिशियन, हमारे प्लानर जो है उनके सामने जो है एक अच्छी मतलब कि किस तरीके से ब्रिटिश सरकार राज करती थी, किस तरीके से नीति बनाती थी, किस तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करती थी, प्रशासनिक कार्य, तो ये सब कुछ हमने उनसे सीखा। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए। अगर हमारा देश का हरासमेंट हुआ था तो लोगों का, हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड गई थी, परंतु फिर भी हमने बहुत कुछ जो है ब्रिटिश सरकार से सीखा भी, और आगे जो है इसी प्रकार से इन्हीं चीज़ों को डेवलप करते हुए हमने अपनी कंट्री को डेवलप भी किया। तो ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप सारी जितनी भी मैंने आपको पार्ट 1, 2, 3, अब लास्ट टॉपिक जो सेंड कर रहे, पहले फर्स्ट 2 पार्ट सेंड कर चुकी हूँ, लास्ट टॉपिक आज सेंड कर रही हूँ आपको। आप इन वीडियोस को ध्यान से सुनें और फिर इससे रिलेटेड नोट्स और अपने रजिस्टर में नोट करें।